सर अपना पूरा परिचय दे दें और उसके बाद पहले अपने मन की बात कहें जो आप जनता से कहना चाहते हैं। नमस्ते, मैं डॉक्टर अश्विन सुंदरा, आई एम एमडी चेस्ट। मैं अभी वर्तमान में अमलतास में एज ए चेस्ट फिजिशियन कोरोना विशेषज्ञ काम कर रहा हूँ देवास शहर में भी। मन की बात करें तो मन फ़िलहाल तो व्यथित है ये जानकर और ये देखकर कि पिछला जो हमने टाइम निकाला पिछले साल का, कोरोना जब महामारी बहुत अपने पीक पे थी, और उस समय हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से फाइट करा। उसके बाद एक दौर आया था जब सारे केसेस कम होने लगे थे, मोर्टेलिटी कम होने लगी थी। हम लोगों को लगा था नई दवाइयाँ जो आई है वो अच्छा काम कर रही है, शायद इसलिए रिकवरी रेट बढ़ रहे हैं। और जनवरी से फरवरी आते आते काफ़ी कुछ माहौल शांत था, ऐसा लग नहीं रहा था सारा कुछ देख के कि दूसरा कोई सर्ज आएगा। ऐसा लग रहा था हम लोग उसके लिए प्रिपेयर्ड भी हैं अगर ऐसा कुछ होता है तो। लेकिन ये दौर पिछले दौर से ज़्यादा ख़राब है। पिछले समय ऐसा लगता है कि वायरस का स्ट्रेन कुछ अलग था, हमारे इस वाले दौर में कुछ अलग है। अभी अगर सिम्टम की बातें करें तो पेशेंट को केवल फीवर आता है, इसके अलावा ज़्यादा कोई सिम्टम्स नहीं आते जो आप क्लासिकल सिम्टम समझते हैं। स्मेल लॉस हो जाना, टेस्ट चले जाना, गले में खराश, हाथ पैर दर्द। इसमें केवल पेशेंट को फीवर आ रहा है, 2 से 3 दिनों तक फीवर रह रहा है, जिसके लिए वो नॉर्मली घर पे पैरासीटामोल खा के और समझते हैं नॉर्मल रूटीन है। उसके बाद फीवर चला जाता है, थोड़ा समय बीतता है, पेशेंट को लगता है सब ठीक हो गया, लेकिन उसके बाद पूरी कहानी शुरू होती है। उसके बाद में पेशेंट का सांस फूलना और वायरस की एंट्री लंग्स में होती है और फिर सारी कहानी वहाँ से चेंज हो जाती है। अच्छा। आपको शुरुआती दौर में फीवर को नेग्लेक्ट नहीं करना है, तभी डॉक्टर के पास पहुँचना है, ठीक है। वैक्सीन आने से हमें काफ़ी उम्मीदें थी, लेकिन बाय द टाइम वैक्सीन लगती सभी लोगों को उससे पहले ये सर्ज आया, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ठीक है। एक और चीज़ देखी जा रही है, वैक्सीन लगवाने जब लोग जाते हैं तो सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं होते। वहाँ पे वो क्राउड रहता है, क्राउड में मास्क और डिस्टेंसिंग नहीं कर पाते उतनी इफेक्टिवली। उस वजह से ऐसे कई सारे पेशेंट मिलेंगे आपको जो वैक्सीन लगवाने गए हैं और वहाँ से फिर कोविड हुआ है उनको 5-7 दिनों बाद। दूसरी बात, वैक्सीन का असर आने में पहला डोज लगेगा, दूसरा डोज उसके कुछ 1 महीने से 1.5 महीने के आसपास लगेगा, वो भी गाइडलाइंस अभी रिवाइज़ हो रही है। उसके बाद में बूस्टर जो लगेगा, उसके बाद में 10-15 दिन बाद से इम्यूनिटी आती है। तो आप मोटा मोटा मान के चलिए कि आप वैक्सीन लगाइए तो 2 महीने तक तो आप फ्री नहीं हो, आपको स्टिल प्रिकॉशंस रखने हैं। तीसरी बात, वैक्सीन जो है वो कोविड होने से नहीं बचाती। वैक्सीन गले में इन्फेक्शन, वैक्सीन लगने के बाद भी गले में कोविड का इन्फेक्शन होता है, हो सकता है, जैसे रूटीन में होता है, और वो व्यक्ति वायरस ट्रांसमिट करने में भी सक्षम होता है। मास्क और डिस्टेंसिंग का इसलिए ज़्यादा फोकस किया जा रहा है कि वैक्सीन स्टिल वो प्रिवेंट नहीं कर पाएगी उसको स्प्रेड होने से। हाँ जी। जिसको वैक्सीन के दोनों डोज लग गए हैं, पूरी इम्यूनिटी डेवलप हो गई है, उसको कोविड होता है, लेकिन वो सीवियरिटी लेवल बहुत कम होता है। अभी तक एक भी केस ऐसा देखने में नहीं आया जिसको वैक्सीन दूसरा लगने के बाद कुछ दिन बीत गए हो, उसके बाद भी उसको निमोनिया हुआ हो। ऐसा नहीं हो रहा जी, ठीक है। दूसरा मैं एक और बात बोलना चाहूँगा, अभी हाल ही में रेमडेसिविर को लेके काफ़ी सारी भ्रांतियाँ हैं। लोगों को लग रहा है कि ये बहुत इफेक्टिव दवा थी जो काम कर रही थी, अब स्टॉक में मार्केट में नहीं है, उस वजह से अब क्या होगा हमारा। तो रेमडेसिविर सिर्फ एक एडॉन थेरेपी है, इसको इमरजेंसी एक्ट के तहत अनुमति मिली थी यूज़ करने की। रेमडेसिविर ऐसा नहीं है कि यही इलाज है। आपको ध्यान हो तो जब लास्ट ईयर मार्च के आसपास कोविड के केसेस आए थे, रेमडेसिविर को आने में 3-4 महीने लगे थे। उसके पहले भी पेशेंट को निमोनिया होता था, उसके पहले भी जो हम अभी दवाइयाँ रूटीन में जो यूज़ करते हैं वही यूज़ हो रही थी और तब भी रिकवर करते थे। रेमडेसिविर जान बचाने में सक्षम नहीं ड्रग है, ऐसा नहीं है, वो जान बचाने में सक्षम नहीं है, लेकिन हाँ आप उसको स्टार्ट करते हैं तो वायरल लोड कम ज़रूर होता है, आपके चांसेस और बढ़ जाते हैं सर्वाइव करने के। लेकिन स्टिल आप अगर समय से डॉक्टर के पास हैं, रेमडेसिविर नहीं भी मिल पा रहा है तो ऐसा नहीं है कि जान नहीं बच सकती। दूसरी जो 2-3 दवाइयाँ जो प्रोटोकॉल के अंतर्गत आती हैं उनके काफ़ी अच्छे असर हैं जी। बस आपको डॉक्टर के फॉलोअप में रहना है, आपको ध्यान रखना है। पहले सिम्टम से 3 हफ्ते अपने को पूरी मॉनिटरिंग रखनी है। ब्लड के CRP लेवल अब तो हर व्यक्ति को पता है कि CRP लेवल्स कराने होते हैं। हालांकि हर व्यक्ति में CRP का सिग्निफिकेंस नहीं है, जो जितना सिम्टोमेटिक है या जिसको इन्फेक्शन हुआ है वो ज़रूर ही मॉनिटरिंग कर सकता है, लेकिन असिम्टोमेटिक लोगों में CRP का सिग्निफिकेंस नहीं है। दूसरा एक और चीज़ में देखने में आ रही है कि लोग CT स्कैन करा के सीधे आ जाते हैं कि हमको लगा कोविड है तो CT करा लिया। CT स्कैन स्टार्टिंग में नहीं कराया जाता। जिन लोगों में असिम्टोमेटिक है या केवल गले में इन्फेक्शन है उनमें CT स्कैन नॉर्मल आएगा। आपको CT डॉक्टर बोले तभी कराना है, क्योंकि वो भी आपके सिम्टम ऑनसेट के 4 से 5 दिन बाद आपको कराना ज़्यादा उपयोगी रहेगा। अननेसेसरली आप पहले एक CT करा के आते हैं, उसके बाद सिम्टम डॉक्टर फॉलो करता है, उसके बाद वापस से एक रिपीट CT कराते हैं।
तो डॉक्टर जब बोले आप तब कराएं उस चीज़ को तो ज़्यादा बेटर रहेगा। दूसरा, ऑक्सीजन लेवल अपना हमेशा घर पे मॉनिटरिंग रखें। ऑक्सीजन लेवल आपका रेस्ट पे कितना है और एक्सर्शन करने पे कितना है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जो बताता है कि लंग्स में इन्वॉल्वमेंट हो रहा है कि नहीं कोविड के कारण। रेस्ट पे कितना और एक्सर्शन पे कितना, ये भी थोड़ा सा बताइएगा। देखिए, नॉर्मल फिर लंग्स अगर पूरे क्लीन हैं तो उस व्यक्ति का रेस्ट पे नॉर्मल रहेगा, 97+ रहेगा ऑक्सीजन लेवल। एक्सर्शन करेगा तो उसका ज़्यादा फॉल नहीं होगा, वैसे तो फॉल होगा ही नहीं, अगर फिर भी हुआ तो 1-8% का फ्लक्चुएशन आएगा। लेकिन आप देख रहे हैं रेस्ट पे उसका ऑक्सीजन लेवल 97+ चल रहा है और उसने एक्सर्शन करा, उसमें एकदम से उसकी हार्ट रेट बढ़ी और ऑक्सीजन लेवल 2-3% ड्रॉप कर गया, 3% तक ड्रॉप करा, दैट इज सिग्निफिकेंट। इसका मतलब आप मान के चलिए आपको सिटी कराने की ज़रूरत है, डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। सर, एक्सर्शन मीन्स जैसे मैं गया और मैंने अपना ऑक्सीजन चेक किया और मेरा ऑक्सीजन 98 आया, अब मैं कितना एक्सर्शन करूं? क्या वहाँ पर एक्सरसाइज करूं या फिर मैं थोड़ा सा सीढ़ियाँ 10-20 ऊपर चढ़ूं उतरूं या रस्सी कूदूं? आखिर में ऐसा क्या करूं जिसके बाद मुझे देखना चाहिए? रूटीन में एक टेस्ट यूज़ होता है 6 मिनट वॉक टेस्ट, जिसमें हम पेशेंट को वॉक करने के लिए बोलते हैं 6 मिनट नॉर्मल पेस पे, उसके बाद फ्लक्चुएशन मेजर करते हैं। ये स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। 6 मिनट वॉक टेस्ट एक वैलिड टेस्ट है जो लंग्स की दूसरी बीमारी में भी यूज़ होता है। स्टैंडर्डाइज बात करें तो वो है। अगर वैसा भी नहीं कर रहे हैं तो आप देखेंगे मोशन करने जा रहा है पेशेंट या फिर खाना खा रहा है या फिर वो थोड़ी बहुत भी वॉक कर रहा है घर में या कोई वजन उठा लिया, स्टेयर्स चढ़ गया, ये सब रूटीन एक्सर्शन है जो आपको बताते हैं। उसके बाद आप जरूर देखें। पल्स ऑक्सीमीटर को लेके बहुत सारी भ्रांतियां हैं, लोग लगाते से उसको रीड कर लेते हैं, 94-93 आ रहा, बहुत ज़रूरी है ये जी। वैसा नहीं होता। पल्स ऑक्सीमीटर लगाने के बाद उसके नीचे पल्स चलती है, वेव चलती है, पहले स्ट्रेट लाइन आती है, फिर वो वेव वेव करके और रेगुलर वेव्स बनने लगती है। आप उसको रेस्टिंग स्टेट में रखें, हाथ को हवा में ना रखें, हाथ को टिका के रखें अपने पैर पे या फिर ज़मीन पे, टेबल पे। उसके बाद वो वाइब्रेट नहीं करना चाहिए, वो पल्स रेगुलर रीड करेगा। उसके आप 20 से 30 सेकंड बाद देखिए, जो वैल्यू कांस्टेंट रह रही है वो आपका सैचुरेशन है, ना कि लगाते से आपने जो पॉइंट देखी है। बिल्कुल, उसके लिए भी पैनिक होने की जरूरत जी जी। दो बहुत महत्वपूर्ण बात बताई डॉक्टर साहब आपने। एक तो कैसे ऑक्सीजन अपना चेक किया जाए घर पे ही रेगुलर, और दूसरा किस तरह से चेक किया जाए ये बतलाया है आपने। तीसरा, आपने किसी भी तरह के बुखार को इग्नोर नहीं करना है। अमूमन अभी तक ये हो रहा है कि जिस व्यक्ति को बुखार चढ़ता है वो उसको वायरल समझ लेता है, वो क्रोसिन खा लेता है, पैरासीटामोल खा लेता है और अपने किसी करीब के ऐसे डॉक्टर को दिखा देता है जिसको बहुत ज़्यादा अनुभव इन चीज़ों का नहीं है, और इसी प्रक्रिया में 3-4 दिन निकल जाते हैं, उसके बाद स्थिति बिगड़ती है। तो आपका कहने का मुताबिक पहली बार में ही आप अपने जो डॉक्टर एक्सपर्ट्स हैं उनसे ही बातचीत कर लें, यही आपका कहना है? हाँ, एक ये भी है। दूसरा, अभी का वेरिएंट जो है वो अलग है कोविड का, ये डेफिनेटली कोई डॉक्यूमेंटेड हमारे यहाँ की चीज़ नहीं है, लेकिन जो बाय एक्सपीरियंस में बता सकता हूँ, ये ज़्यादा इन्वेजिव है, ये बहुत जल्दी लंग्स में एंट्री लेता है, और इसके ट्रीटमेंट के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि लंग्स में इन्वॉल्वमेंट जब शुरू हुआ है आप उस समय डॉक्टर के टच में आ जाएँ। एक आते हैं तब तक वो घर ही ट्रीटमेंट लेते रहते हैं, उसके बाद जब वो ख़राब होते हैं तब अस्पताल पहुँचते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको लगा सैचुरेशन में 2-3% का फ्लक्चुएशन आया, आप अस्पताल पहुँचे। जी जी, बहुत बहुत अच्छी बात आपने बतलाई है। बस एक बात और बतला दीजिए डॉक्टर साहब कि रेमडेसिविर इंजेक्शन जब आप करते हैं तो आखिर कितना फेफड़े में संक्रमण हो जाने के बाद इस इंजेक्शन की ज़रूरत पड़ती है? इसके पहले घबराने की ज़रूरत नहीं है कुछ ऐसा? अगर आपकी CRP लेवल्स नॉर्मल चल रहा हो ब्लड में, इसके अलावा आपका ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल चल रहा हो, आपका CT स्कैन में जो स्कोरिंग सिस्टम होता है उसमें अगर वो 5 से 7 के नीचे चल रहा हो, आपको क्लिनिकली कोई कंप्लेंट्स नहीं हो, आप केवल CT स्कैन के बेसिस पे या निमोनिया देख के डिसाइड मत करिए कि मैं रेमडेसिविर से ठीक होगा, वैसा नहीं है। रेमडेसिविर स्टार्टिंग में अगर किसी के इन्फ्लामेटरी मार्कर्स ऊपर हैं, CRP या IL-6 दूसरे मार्कर्स कराते हैं वो ज़्यादा हैं, पेशेंट सिम्टोमेटिक ज़्यादा है, CT में स्कोर ज़्यादा है, सैचुरेशन उसका फ्लक्चुएट करने लगा, इसका मतलब वो कैंडिडेट है रेमडेसिविर। मतलब मैं ये मान लूँ कि CT स्कोर जैसे हम लोग आजकल समझ पाए हैं, जी किसी का CT स्कोर 10 है तो माना जाता है उसका 35 से 40% लंग्स जो इन्फेक्टेड है, ऐसा माना जाता है। तो CT स्कोर अगर 10 है तो क्या वो रेमडेसिविर लगेगा? मान लीजिए उम्र 50 साल हो और उसको किसी तरह की कोई बीमारी नहीं है, तो फिर हम क्या माने कि क्या 10 के CT स्कोर पर रेमडेसिविर ज़रूरत पड़ेगी? देखिए, CT स्कोर अगर ज़्यादा है और कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, आपको लग रहा है क्लिनिकल सिम्टम्स के बेसिस पे कि ये पेशेंट जो है ये आगे जाके प्रोग्रेस करेगा, तो आप सेफ साइड में उसको चलाना अपने लिए अच्छा रहेगा। जी जी, ठीक है। लेकिन आप सोचिए सेटल्ड पेशेंट है, यंग एज का, 4 का उसका CT स्कोर है, CRP नॉर्मल चल रहा है, उसको उसकी ज़रूरत नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, डॉक्टर के फॉलोअप में स्टार्टिंग से आ जाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जिस पॉइंट पे ऑक्सीजन गिरने लगता है उस पॉइंट पे काफ़ी सारी दवाइयाँ जिनके असर होते हैं। जी जी, ठीक है। स्टेरॉइड्स का काफ़ी अच्छा असर होता है, एंटीकोएगुलेंट्स रूटीन में हम यूज़ करते हैं, लेकिन प्रोवाइडेड कि आप ऑक्सीजन लेवल नीचे गिरने से पहले
या फिर जिस पॉइंट पे गिर रहा है उस पॉइंट पे आप डॉक्टर की कम्युनिकेशन में हो और वो दवाइयाँ सही डोजेज में आपको दें। कुल मिला के बात यह है कि बिल्कुल सही समय पर पहुंचना हर तरह की परेशानी से बचा सकता है। बिल्कुल। जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, जनता को ये जानकारी देने